25 बड़ी खबरों के बाद आगे बढ़ते हैं। बंगाल के बाद क्या यूपी और पंजाब में सियासी पिच तैयार करने की कोशिश हो रही है? प्रधानमंत्री मोदी एक और राष्ट्रनीति की तर्ज पर काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष नफरती एजेंडा क्या सेट करने में व्यस्त है, जो आरोप लग रहा है। यूपी में आज मिशन 27 का ट्रेलर दिखा, टीम योगी में नए मेंबर्स की एंट्री हो गई, पीडीए वाला समीकरण साध लिया गया। उधर पंजाब में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी तो औरंगजेब जैसे हैं। रिपोर्ट देखिए फिर डिबेट। राष्ट्र नीति वाली राजनीति चाहिए। साथियों, आज पूरा का पूरा देश भाजपा की राष्ट्र नीति के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। बंगाल में पहली बार बीजेपी की सरकार बनाने के बाद आज पीएम मोदी मिशन कर्नाटक पर थे, जहां उन्होंने राष्ट्रनीति वाली राजनीति की बात की। मैसेज एकदम क्लियर था, एक इशारा था उस विपक्ष के लिए जो बंगाल में मिली हार के बाद बेचैन और बिखरा है। बंगाल के बाद अब सबकी निगाहें यूपी पर हैं। 27 की तैयारी के बीच योगी कैबिनेट का आज विस्तार हो गया। कैबिनेट में शामिल हुए लोगों में हर वर्ग की हिस्सेदारी का ध्यान भी रखा गया। अब ये देखकर सपा मुखिया अखिलेश यादव को टेंशन हो गई। पीडीए की माला जपने वाले अखिलेश को खुद की जमीन खिसकने का डर सताने लगा है। अखिलेश यादव के इन 2 सोशल मीडिया पोस्ट में उनकी बौखलाहट साफ झलक रही, जिसमें उन्होंने फिर से पीडीए का राग अलापा और योगी सरकार पर सवाल उठाए। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लेकिन अखिलेश यादव के सवाल का जवाब देती ये क्लियर कट तस्वीरें लखनऊ से आई, जहां एक तरफ अखिलेश के पीडीए का अर्थ मतलब के हिसाब से बदलता रहता है, तो वहीं टीम योगी ने बिना शोर शराबा किए सबके साथ का मैसेज दे दिया। अखिलेश यादव जी स्टेशन में है, उनको पता है कि 27 में उनकी दाल गलने वाली नहीं। उलूल जुलूल बयान वातानुकूलित कक्षों में बैठ करके दे, उनसे कहिए बाहर निकले, देखेंगे प्रदेश का तापमान कितना। अखिलेश नहीं, राहुल से लेकर केजरीवाल तक राजनीतिक पराजय मिलने के बाद बेचैन और परेशान है। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने पीएम के खिलाफ भाषाई मर्यादा तोड़ी थी और अब केजरीवाल ने तो औरंगजेब से तुलना कर दी। आज मोदी जी जो पंजाब के साथ अत्याचार कर रहे हैं, वो हमें उस वक्त की कई सौ साल पहले की याद दिलाता है जब औरंगजेब ने भारत के अंदर जगह जगह अत्याचार कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया था। आज मोदी जी ने बेईमानी कर करके भारत के कई हिस्सों पे कब्जा कर लिया है। उसके बाद औरंगजेब की नजर पंजाब के ऊपर पड़ी। पूरे देश के बेईमानी पे कब्जा करने के बाद अब मोदी जी की नजर भी पंजाब के ऊपर पड़ी है। औरंगजेब ने पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार किया, मोदी जी भी पंजाब के लोगों के साथ खूब अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे गुरु साहिबान ने औरंगजेब के अत्याचार का सामना किया, अन्याय का सामना किया और अपनी कुर्बानियां दी। उनकी कुर्बानियों से प्रेरित होकर आज पंजाब के लोग खड़े होकर मोदी जी के अत्याचार और अन्याय का सामना करेंगे और पूरे देश को मोदी राज के अन्याय और अत्याचार से मुक्ति दिलाएंगे। क्या ये टूट के डर की बेचैनी है? कट्टर ईमानदारी एक्सपोज होने के बाद जो हर्ष केजरीवाल की पार्टी का हो रहा, क्या ये उसकी छटपटाहट है? मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में पंजाब के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद लगातार आम आदमी पार्टी केंद्र सरकार पर निशाना साध रही, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने लूट और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए केजरीवाल की तुलना अहमद शाह अब्दाली से कर दी। अहमद शाह अब्दाली सब ने पढ़िया सुनिया, किसी ने अहमद शाह अब्दाली देखिया दसो? पर पंजाब ने अहमद शाह अब्दाली देख लिया दोबारा। वो अहमद शाह अब्दाली केजरीवाल जिस तरीके नाल वो लुट, जिस तरीके नाल पैसे छत्तां तो डिग रहे आ, लोकां दे घरां चों मिल रहे आ, वो अहमद शाह अब्दाली दा दूजा रूप आ जिहड़ा वो केजरीवाल आ। अरविंद केजरीवाल जी का हर बात का जवाब देंगे तो वो किचन के अंदर में डुबकी लगा करके अपने आप को गंदा करने का जैसा होगा। वो कोई औरंगजेब से कोई कंपेयर कर सकते हैं क्या किसी को, वो भी राजनीतिक क्षेत्र में? वो तो केजरीवाल जी तो अभी उसका चैप्टर क्लोज हो गया। बंगाल में ममता का चैप्टर क्लोज, कांग्रेस का तो पहले से बुरा हाल है।
दिल्ली में केजरीवाल का चैप्टर क्लोज, यूपी में अखिलेश लगातार 2 टर्म से सत्ता की पहुंच से दूर। तो सवाल है कि जो विपक्ष एकजुट होकर मोदी के खिलाफ नफरत की राजनीति का एजेंडा सेट करने की कोशिश करता है, उसकी सच्चाई का पीएम मोदी ने बता दी। साथियों, कांग्रेस की पहचान आज एक परजीवी पार्टी की बन गई है और इसलिए वो पहला मौका मिलते ही अपने साथियों के साथ भी विश्वासघात करती है और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। 2 दिन पहले राहुल गांधी ने भी दावा किया था कि मोदी के खिलाफ कोई खड़ा हो सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस है। और अब पीएम ने भी कांग्रेस के चाल चरित्र पर सवाल उठाए। तो ऐसे में सवाल उठा कि यूपी और पंजाब में इंडिया अलायंस के अलायंस का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ ऑफ भारत। अब चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। रोहन गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, सतीश के सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता और अनमोल पंवार जी आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अजय वर्मा जी, प्रधानमंत्री मोदी ने एक और परजीवी कहा आपकी पार्टी को, और मैं तस्वीर देख रहा हूं, जरा बड़े फ्रेम में लाइए भाई अजय वर्मा जी को। अजय वर्मा जी को रोहन गुप्ता के साथ बड़े फ्रेम में लाइए। मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा आप भी पिच वगैरह चेंज कर रहे हैं क्या? भगवा सोफा, भगवा कुशन। देखिए पांडे जी, आपने अगर अपने सवालात कर लिए हो तो मैं जवाब दूं? हाँ, मैं तो चुप हो गया सवाल करके सर, जवाब के लिए चुप हुआ। तो पांडे जी, रंगों का देखिए, देश को बांटने का काम आप और आपके देश के नेता कर रहे हैं और उनकी मित्र मीडिया कर रही है। अब रंगों को बांटने का काम भी करेंगे आप कि किसने क्या लगा दिया, किसने क्या लगा लिया। तो कुछ तो आप बड़े जल थल वायु तीनों जगह की आप प्रवक्ता नेता हैं, आप एंकर हैं, तो आपको तो योग्य होना चाहिए, इसमें तो भेद ही नहीं करना चाहिए। रहा सवाल, आपने जो सवाल इतने सारे भी उठाए थे और मोदी अभी माननीय देश के प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना रहे थे। नहीं अजय भाई, एक चीज आप अपनी बात रखिएगा सर। 45 एक फिल्मों का डायलॉग है, कई बार लोग कहते भी हैं कि साहब खुद के घर शीशों के हों तो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। सैफरन टेररिज्म वर्ड आपकी पार्टी लेकर आई थी, आपकी पार्टी की लाइन थी। तो सर, रंगों के बांटने का काम रंगों के आधार पर नेता लोग करते हैं सर, पत्रकार नहीं करते हैं। यह अलग बात है कि हमारा काम ऑब्जर्वेशन का है, हमने देख लिया तो पूछ लिया उससे। इससे आप छिड़ क्यों गए? लाइटर नोट पर बोलकर आप मुद्दे पर आ सकते थे। नहीं, तिरंगे में सैफरन है। हाँ। उसके बारे में आपके क्या विचार हैं बताइए। मुझे ना सैफरन से चिढ़ है, ना ग्रीन से चिढ़ है, ना व्हाइट से चिढ़ है। मैं सब रंगों से प्रेम करता हूं। आप सैफरन टेररिज्म का वर्ड लेकर आए थे, दूसरे किसी टेररिज्म से नहीं जोड़ा था। आपको एजेंडे से लिखी हुई किताब और एजेंडा ले आते हैं, वो पढ़ देते हैं, आपकी मजबूरी है। चलिए, तो आप जाने। अब वो सर, आपकी पार्टी जब सत्ता में थी तो आपके तब के गृह मंत्री ने क्या कहा था और वो किसका लिखा हुआ पढ़ रहे थे? पहले जाकर अंतर मन में झांक लिया करिए। अजय वर्मा, आइए सवाल पर। सच बात मान लीजिए, चेहरे पे धूल है और इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। मिस्टर राकेश पांडे जी, देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी को मैं सुन रहा था। 45 से ज्यादा लोगों के मित्रों, मेरे साथ 45 सहयोगी हैं, मेरे साथ 45 सहयोगी हैं। एक विधायक मैं तमिलनाडु में जीता हूं और बनाना चाहता हूं अपना सीएम। 3 विधायक मैं केरला में जीता हूं। वो तस्वीर और वो आईना भी दिखाया करिए। देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हिटलर का आपको याद हो तो जब वो एक कल आपने इवेंट मैनेजमेंट देखा, लाल रंग के कालीन पे सिर झुका के दंडवत महामानव थे। हिटलर भी यही काम करता था। 1932 में जब वो वहां का चांसलर बना और वहां आया पार्लियामेंट में तो सिर झुकाया, उसने कहा था, फ्रेंड्स आई एम पेंट वाला। और 43 में, 32 के बाद 13 साल बाद 45 में क्या शुरू हुआ था? सुसाइड करा और हिटलर की मिसिज ने सुसाइड करा अपने डॉग
ब्लॉन्डी को उसने गोली मार के मर्डर करा और कुछ पता ही नहीं। कहां चले गए अजय वर्मा? सुनिए, एक चीज बताइए, तमिलनाडु में आज शपथ ग्रहण पढ़ा करो भाई, तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हुआ, विजय ने सीएम पद की शपथ ली। आपके कितने विधायक हैं? आप इनके 2-3 विधायकों पर तंज कस रहे हैं। आपके कुल जमा 5 विधायक, और जाकर ऐसे बैठे जैसे आप ही ने सीएम बना दिया। कुल जमा 5 विधायक तमिलनाडु में आपके। अरे इनसे तो ज्यादा ही है भाई। अरे हाँ, 5 ही पर खुश होइए, इससे यही दिक्कत है। 5 विधायक पर आप खुश हो रहे हैं। वोट दिया है आपके, सुनो, आपके लिए हमारे देश में 650 से ज्यादा विधायक हैं, 4100 कुछ में। और सुन लीजिए, आज इनका है तो कोई बात नहीं है, मिला के और गठबंधन कर रहे हैं, लेकिन इनको ये पता होनी चाहिए कि नीति और नियत गलत रखेंगे तो बहुत जल्दी वापस अपने उसी घर पे आ जाएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, 70 साल। ठीक है, अब सुनिए, मैं आगे बढ़ता हूं, मुझे पता है अजय वर्मा, सुनिए, काम कराए ना तो मैं 2 विधायक होने पर तंज कसना चाहता हूं, ना कसूंगा, और ना 200 विधायक होने पर कुछ बात कही जानी चाहिए। 2 वाले भी 200 तक पहुंच सकते हैं और 200 वाले भी 2 पर आ सकते हैं, ये लोकतंत्र में होता है। लेकिन आपने तंज कसा था, इसलिए मैंने आपको आईना दिखाया कि 2 विधायक वाला सीएम बनाने का सपना ना देखे, ये कहना भी गलत है, और 200 वाला तो बनाएगा ही बनाएगा। छोड़ दीजिए, आप गोल गोल घुमाएंगे, जलेबी बनाएंगे, मेन मुद्दे पर नहीं आएंगे। इनका रोहन गुप्ता एक रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूं। रुक जाइए। देखिए राकेश जी, मुद्दा यहाँ पर जो इस डिबेट का है, आपने जो शायद मुझे आपने पूछा, मैं जवाब दे दूं। हाँ, रुक जाइए अजय भाई, रुक जाइए। हाँ, देखिए राकेश जी, जो तथाकथित इंडी गठबंधन के था, आज मुझे लगता है कि उसकी बरसी हो गई, 12वीं भी हो गया, सब हो गया, चौथा 12वीं सब खत्म कर दिया और कांग्रेस पार्टी ने खत्म किया। जब ये इंडी गठबंधन बनाया गया था, तब एक चीज कही गई थी कि ये सारे पार्टी जितनी भी है वो विचारधारा के आधार पर सारे मिलके बीजेपी का एक नेशनल लेवल पे ऑल्टरनेट बना दे, राइट। और उसमें सारी पार्टी, आम आदमी पार्टी भी जुड़ी, उसमें डीएमके भी जुड़ी, उसमें टीएमसी भी, सब पार्टियां जुड़ी। वही कांग्रेस पार्टी ने, पहले आम आदमी पार्टी की हम बात करें, जब हरियाणा की बात थी तब कोई अपना धर्म नहीं निभाया, जो भी गठबंधन धर्म है वहां पे अलग किया, फिर दिल्ली में किया, वहां उनको धोखा दे दिया। वही कांग्रेस पार्टी को जब वापस मौका मिला, तब आपने देखा होगा कि टीएमसी में किस प्रकार से पश्चिम बंगाल जी को ये काम, ममता बनर्जी को, कि तो सांप्रदायिक के एजेंडा पे करके जो वहां पे चुनाव हारी। ये हमने नहीं कहा, ये राहुल गांधी के शब्द है कि उनका एजेंडा सांप्रदायिकता, इसीलिए चुनाव वहां पे हारे। अगर ये सांप्रदायिकता के आधार पर उनके जो इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा दल, तथा कथित नंबर 2 नंबर का दल, अगर सांप्रदायिक की विचारधारा पे चला, तो अब कौन सी विचारधारा पे इंडी गठबंधन बनाए? देश की जनता को आप जवाब दीजिए, क्या किया वो जाने दीजिए। जिस डीएमके को माय ब्रदर स्टेलिन करके 2 दिन के पहले टीवी के को वहां पे गालियां दे रहे थे, आज 4 दिन के बाद में जब लगा कि नहीं, सत्ता बचने के लिए, जो मोदी जी ने सही कहा, परजीवी, अब सत्ता बचाने के लिए अपना पाला बदलना और भाई को बोल के दूसरा भाई बनाना जरूरी है, वो भी कर लिया और सवाल वापस बीजेपी पे आ गए। अरे आपकी विचारधारा क्या है? आपने साउथ में दिखा दिया, आपने ईस्ट में दिखा दिया, आपने नॉर्थ में दिखा दिया, आपने वेस्ट में दिखा। अरे है क्या परजीवी विचारधारा है क्या? कैसे, कौन सा दल आपकी विचारधारा पे अभी भरोसा करेगा? आपने कहा इंडी गठबंधन, कौन सी पार्टी अब कांग्रेस के नेतृत्व पे भरोसा कर सकती है? राकेश जी बताइए। और अगर इंडी गठबंधन के साथी इन पे भरोसा नहीं कर सकते तो जनता कैसे भरोसा करेगी? नहीं, आप देते रहिए भाजपा को गाली। कल यहीं पर मेरे शो में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने तो यह मांग कर दी, सतीश सर, कि हटा दो कांग्रेस को, एक अलग से विपक्षी गठबंधन बना लो जो बिना कांग्रेस के हो। तो बना लो, तो मना कौन कर रहा है बनाने में? और बीजेपी, अगर ये मना हो रहा है तो बीजेपी से कह के बनवा दीजिए एक विपक्षी गठबंधन जो नॉन कांग्रेसी रहे। देखिए, मैं आपके सारे डिबेट को सुन रहा हूं, तथाकथित डिबेट को। अच्छा, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी जाति गिनने लगे, पीडीए का फॉर्मूला यूपी में लागू करने लगे, तो ये राष्ट्र नीति है। विपक्ष वाले मांग करें तो ये विभाजनकारी है, विध्वंसक है, अर्बन नक्सल है। दूसरी बात, अगर आप देखिए शुभेंदु अधिकारी, हिमंता बिस्वा शर्मा, ऐसे ऐसे लोगों का बयान निकाल के देखिए, कितना राष्ट्रवादी बयान देते हैं, ये आप ही देख सकते हैं। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात रही, तो एक और बात कह देता हूं, प्रधानमंत्री जी ने, अभी कल ही मैंने वीडियो देखा कि उसमें जब वो नारद स्टिंग आया था, वो जिसमें पैसा लेने का था, तो उसी शुभेंदु अधिकारी के ऊपर कटाक्ष किया था कि रख लो कितना है।
तो कोई आजकल नीति वीति नहीं है, सब जो है अपॉर्चुनिज्म है। और अपॉर्चुनिज्म में कोई अपने आप को राष्ट्रवादी बताता है, कोई अपने आप को उससे ज्यादा राष्ट्रवादी बताता है, और आप लोग भी वही काम कर रहे हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। सर अब एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी पीडीए की बात करें तो आपको ठीक लगता है? बीजेपी कहे कि हमने पीडीए का समीकरण साथ दिया तो आपको उसमें खोट नजर आने लगती है। और सुनिए सर, एक चीज और बात है सतीश सर, एक चीज और बात है, यहां पर बैठी पॉलिटिकल पार्टियां हमको टैगिंग करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आदत है उनकी। लेकिन सर आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप तो चैनल्स में एडिटर रह चुके हैं, आप कह रहे हैं तथाकथित डिबेट, तो आप भी सर क्या तथाकथित डिबेट करवाया करते थे क्या अपने समय में? नहीं, हम तो डिबेट ही करवाया करते थे, क्योंकि तब भी हम पत्रकार थे, अभी पत्रकार ही हैं। पहली बात। नहीं सर, आज भाषा नहीं लग रही आपकी पत्रकार वाली, क्योंकि इनका पीडीए ठीक, उनका पीडीए गड़बड़, ये औरंगजेब बोले तो ठीक है। आप सुनने की क्षमता रखिए। नहीं, बहुत क्षमता है सर। तुम ना बोलना खाली नहीं, पीडीए का आपने सवाल किया है। अरे हम थोड़ी कहते थे कि जाति का जो मांग करते हैं गन्ना की वो विध्वंसक है, वो समाज को तोड़ते हैं। हम थोड़ी कहते थे कि 80-20 की राजनीति सेफ है, एक है तो 80-20 की राजनीति, बटोगे तो कटोगे। आज वो जाति की बात पीडीए का रिवर्स कर रहे हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप 80-20 कह रहे हैं, अभी सतीश सर एक बात बताइए, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे आरजेडी हो, मैं कह रहा हूं जो जातियों के आधार पर सियासत करती हैं वो नहीं कहते हैं जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, वो तो कहते हैं कि इधर 95 है भाई, काहे 5% के चक्कर में पड़े हो? वो फार्मूला ठीक लग जाता है, इधर वाला फार्मूला आपको गड़बड़ लगता है। यही तो कह रहा हूं कि आप सर भेदभाव वाली नजर से देख रहे हैं, चश्मे का नंबर गड़बड़ा गया भाई। जो सुनिए ना, जो पिछड़ा है, जो अकलियत है, जो अति पिछड़ा है, उसके लिए तो बीजेपी भी कहती है। अच्छा। गांधीयन सोशलिज्म की 1980 में बात की थी, बात है कि नहीं? इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात की जाती है, उससे किसका उसको लेना देना? मतलब सब लोग उसी विचार के हैं, लेकिन राजनीति में कुर्सी पाने में ये क्या होता है कि अगर कोई जाति के साथ न्याय की बात करे तो वो विध्वंसकारी है, और आप बात करें तो आप राष्ट्रवादी हैं। तो ये कहे डबल फॉर्मूला है रोहन गुप्ता? उनसे पूछिए। ऐसा है, मैं पूछ रहा हूँ रोहन गुप्ता सर, आपका नाम थोड़ा नहीं है, रोहन गुप्ता से मैंने पूछा कहे डबल स्टैंडर्ड है। देखिए राकेश जी, मैं कभी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता हूँ। सतीश जी से काफी डिबेट हुई है, काफी पुराने पत्रकार है, पर मेरी एक ही सलाह है कि जब आप डिबेट में आए तब आपको ऑब्जेक्टिवली, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं व्यक्तिगत तौर पे, आपने कहा तथाकथित डिबेट, तो फिर अगर ये तथाकथित डिबेट तो फिर आपको उसको नहीं अटेंड करना चाहिए, आप तो वरिष्ठ पत्रकार है। पर अब जब आ गए तो उस प्लेटफॉर्म का हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं, राकेश जी भी विचार है, हर रोज 5 बजे मैं आपके बीच में नहीं बोला राकेश जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरे और आपके विचार अलग हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत रिस्पेक्ट की बात है, मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत रिस्पेक्ट के बीच में नहीं आता हूं। राकेश जी इतने समय से इतना बढ़िया डिबेट शो कर रहे हैं, अगर मुझे नहीं पसंद आता मुझे नहीं आना चाहिए, उसको तथाकथित बोल के उसका अपमान नहीं करना चाहिए, ये मेरी व्यक्तिगत आपको सलाह है। दूसरी बात सतीश जी, आपने बहुत बार, काफी बार डिबेट में आपने, बिहार में भी आपके विचार आपने रखे, जनता ने उसके सामने कुछ जनादेश किया। अब तो वरिष्ठ पत्रकार रहे, शायद उसको एनालिसिस करके कांग्रेस को भी तो एडवाइस दे दीजिए, शायद उनका कुछ भला हो जाए। आप तो उनके हितैषी हैं, आप उनको भला करिए, विपक्ष का भला करिए, उनको एडवाइस चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ सर, कांग्रेस को अब नहीं सर, मैं एक चीज आगे बढ़ते हुए, आप कांग्रेस को इस लायक भी नहीं समझ रहे कि एडवाइस में थे, एडवाइस दिया कीजिए उनको भीतर। नहीं, सबका सम्मान है, विचारधारा अलग हो, एक मंच पर आकर बातचीत करते हैं, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। अब नाहिद लारी हसन, आप लोग पीडीए की बातचीत करते हैं, क्या आप आज योगी कैबिनेट में विस्तार की तारीफ करेंगी? जब 6 नए मंत्री बने हैं, 1 ब्राह्मण, 3 ओबीसी, 2 दलित वर्ग, और तो और क्षेत्रवाद का भी ध्यान रखा गया है, अलग अलग रीजन से, पूर्वांचल भी है, पश्चिमी यूपी भी है, सेंट्रल यूपी भी है, अवध भी है, बुंदेलखंड भी है। पांडे जी, पहले तो मेरा नाम नाहिद लारी हसन नहीं, नाहिद लारी खान है। हाँ सॉरी, मेरी गलती है, माफ करिएगा, नाहिद लारी खान जी, बोलिए। जी देखिए, अभी आप भेदभाव की बात कर रहे थे, तो मैं समझ रही हूँ कि अब आप भी भेदभाव नहीं करेंगे, जिस प्रकार से आपने इस पैनल में बैठे भाजपा प्रवक्ता को अनइंटरप्टेड टाइम दिया और बहुत ज्यादा टाइम दिया, वैसे ही आप मुझे और अन्य पैनलिस्ट को भी अनइंटरप्टेड टाइम देंगे और ज्यादा टाइम देंगे, भेदभाव आप नहीं करेंगे। अभी मैंने सुना आप कह रहे थे पीडीए को साध लिया बीजेपी ने, कहा चंडूल खाने की बातें, मतलब 4-6 मंत्री बना लिया बीजेपी ने तो 95% पीडीए का वोट मिल गया, मतलब
पीडीए समाज को क्या समझाए? ये पीडीए समाज बहुत समझदार है, चीन की जनता नहीं है कि आप बेवकूफ बना लेंगे योगी जी। ये पीडीए समाज है, भारत और उत्तर प्रदेश की जनमानस है, 95% आबादी है, बहुत समझदार है, समझ रहा है कि बीजेपी जो है कट्टर विरोधी पिछड़े दलितों का। 4-6 मंत्री बना लिया आपने पीडीए समाज से, और जब से सुबह से सारे चैनलों पे डिबेट आ रही है कि पीडीए साध लिया, पीडीए को दे दिया मंत्री। अरे तो खैरात में दे दिया क्या खैरात बांट रहे क्या? अरे हक है पिछड़े दलितों का, 72% आबादी है, 95% पीडीए समाज की। अब देखिए मैं किसी को नहीं इंटरप्ट कर रही थी। अरे आपे के साथ ही इंटरप्ट कर रहे हैं, मैं चुपचाप बैठा हूं नाहिद जी, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, आप ही के सो-कॉल्ड साथी कांग्रेस इंटरप्ट कर रही है। चलिए कोई बात नहीं, बहुत धन्यवाद। अभी ठीक है, ये इंटरप्शन चलेगा। 2 मिनट आप भैया वेट कर लें। नहीं, मैं तो चुपचाप बैठा हूं, मैं तो आपके चुप होने का वेट कर रहा था। नहीं तो क्या खैरात में दे रहे हैं बीजेपी? अरे हक है इनका, 72% पिछड़े दलितों की आबादी, 95% पीडीए है। हक है, यही केवल और केवल पिछड़े दलित आदिवासी भारत के मूलवासी हैं जिनका हक डकारने का काम बीजेपी और आरएसएस के पुरखों ने हजारों वर्षों से किया। उनका शोषण करने का काम किया, शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर रूप से शोषण करने का काम किया। और जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें तो स्पष्ट दिख गया है कि बीजेपी ने तो पहले ही हार मान ली, और समाजवादी पार्टी और पीडीए 95% पीडीए जो जीत की ओर अग्रसर है, इसलिए हार मान ली ना। तभी तो माननीय अखिलेश यादव जी के पीडीए के आह्वान से थर्रा कर, घबरा कर आपने पीडीए को शामिल कर लिया अपने मंत्रिमंडल विस्तार में। वरना बीजेपी तो वो गिरोह है, वो गैंग है, वो महाडकैतों, महाभ्रष्टाचारियों, महामाफियाओं का गिरोह गैंग है जो पिछड़े दलितों से सख्त नफरत करता है। जब वीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करने की घोषणा की थी तो बीजेपी के शीर्ष नेताओं के कहने पर पिछड़ों के विरोध पर यूथ विंग के अनेकों पदाधिकारियों ने आत्मदाह कर लिया था। इनकी तो बुनियादी 6 अप्रैल 1980 कोटला मैदान दिल्ली में पिछड़े दलित विरोध पर पड़ी। पिछड़े दलितों से नहीं जी, मैडम 2 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया आपको बोलते हुए। एक छोटी सी बात है, फिर मैं रिप्लाई लेता हूं इस पर। नहीं जी सुनिए, एक सेकंड रुके, एक सेकंड रुके, इंपॉर्टेंट बात है। एक सेकंड आप रुके, अरे रुको, एक सेकंड आप रुके, मैं अपनी बात कंप्लीट कर रही हूँ। मुख्यमंत्री आवास बिष्ट जी ने गंगा जल से धुलवाया था क्योंकि वहां उनसे पहले पिछड़े दलित समाज से मुख्यमंत्री रहे थे। माननीय अखिलेश यादव जी कन्नौज मंदिर गए तो वो गंगा जल से धुलवाया क्योंकि वो पिछड़े समाज से हैं। और इनके पिछड़े दलितों से नफरत की ये पराकाष्ठा है कि माननीय अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के महान योद्धा, अगर वो किसी पिछड़े व्यक्ति, गरीब किसी पिछड़े युवा के चाय की दुकान पे चाय पी लेते तो उस पिछड़े वर्ग का है, यादव समाज से पिछड़े वर्ग से, तो उसके ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा पार कर दी बीजेपी ने। और एक दलित समाज की युवती क्या बाबा साहब के जयंती पर भंडारे में पूरी सब्जी क्या खा ली, तो दलितों से नफरत की यह पराकाष्ठा है कि उस दलित युवती के पिता पर अत्याचार कर दिया। ठीक है मैडम हो गया, 3 मिनट हो गया। रोहन गुप्ता एक क्विक रिप्लाई, एक क्रॉस क्वेश्चन था वो बाद में करूंगा, फिर मैं सुजाता पांडे आ रहा हूँ। ठीक है, देखिए राकेश जी, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की राजनीति हम कई सालों से देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जब शासन था पूरे देश ने देखा, अतीक अहमद जैसे लोग या जो भी बड़े गुंडे थे वहां पे किस प्रकार से उनका राज चल रहा था। अब उनकी दुकान खत्म हो गई और जनता को, यूपी की जनता को मालूम है कि सबसे बड़ा इश्यू लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू था, जो कोई भी सरकार आगे की उसको ठीक से नहीं कर पाई। हर सरकार को जो फेल हुई, मैं आपके बीच में नहीं बोला, जरा सुनिए, चिल्लाइए, भाषण नहीं चल रहा, अपनी भाषा को कंट्रोल करिए ना। आपके बीच में कुछ नहीं बोला, अभी आप अनइंटरप्टेड बोल रहे थे, मैं एक शब्द आपके बीच में बोला, मैं भी बोल सकता था। आप महिला है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, बीच में मत बोलिए। जिस प्रकार से पीडीए की राजनीति का ये लोग ढोंग कर रहे हैं, पूरे देश ने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए गुंडों का राज चल रहा था वहां पे, जनता ने उसको नकारा। आज सारे गुंडे डर के घर पे बैठ गए हैं अपनी दुकान चलाने के लिए। एक मिनट सुनिए, एक सेकंड नाहिद जी, मैडम सुनिए ना। एक तो कौन किस पार्टी में था, दूसरी पार्टी में बदल लिया। मैडम इस आधार पर डिबेट नहीं हो सकती है। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग होंगे जो दूसरी पार्टियों से आए। अखिलेश यादव जी ने यह भी कहा है कि भर्ती चल रही है, सारे लोग आ जाएं। तो सर मैडम अगर इतनी गलती है तो अपनी पार्टी में एक नो एंट्री का बोर्ड लगवा दीजिए। तो प्लीज कल को रोहन गुप्ता किस पार्टी में थे, आज किस पार्टी में है, इस आधार पर सवाल जवाब नहीं हो सकता है। ये उदाहरण हर पार्टियों में है, तो आप छोड़ दीजिए मैडम प्लीज। मैं इस पर डिबेट नहीं करना चाहता हूं कि कल रोहन गुप्ता किस आधार पर थे। बहुत सारे लोग इधर उधर होते रहते हैं, छोड़ दीजिए उधर, छोड़ दीजिए, उधर नहीं डिबेट।
30 सेकंड रोहन गुप्ता आपकी बात पूरी करिए। राकेश जी मुद्दा सिर्फ इतना है, अब आप इनको चुप करवाइए राकेश जी, अभी तक तो मैंने शांति से सहन कर लिया। रुक जाइए, प्लीज नायक जी, डिबेट में इस प्रकार से होगा, मेरे को भी वो डिबेट आती है। आपने जितना कहा महिला दी मैं कब से अनमोल भाई वेट कर रहे हैं अभी। मैंने एक शब्द नहीं बोला, बोलिए। मैं भी ऐसे डिबेट कर सकता हूं। नहीं, मैं किसी को अलाउ नहीं करूंगा, किसी को अलाउ नहीं करूंगा। 30 सेकंड रोहन गुप्ता आपके। जो आज सबने एसपी का महाजंगल राज पूरे देश ने देखा, उनको मौका मिला, क्या किया? गुंडे डकैतों की सरकार थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। आप पीडीए की बात कर रहे हैं, हर उत्तर प्रदेश वासी आपके शासन से परेशान था, वहां पे उखाड़ के फेंका। वहां सबसे बड़ा इशू है लॉ एंड ऑर्डर का। आप कौन सी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं? आपको जब मौका मिला था आप कुछ कर नहीं पाए। आज भी आपकी शासन का गुंडा राज पूरे यूपी को याद है। सबसे बड़ा काम है लॉ एंड ऑर्डर का, वो करके दिया भाजपा ने। आज किसी भी गुंडे की ये हिम्मत नहीं है कि वहां की बहन बेटी के ऊपर आंख उठा के देख पाए या किसी की प्रॉपर्टी को देख पाए। कौन सी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं? ठीक है। और आप पीडीए की बात कर रहे हैं, आपके शासन में जितनी एट्रोसिटी हुई कोई शासन में नहीं हुई। अब आपका जो दिया है वापस बुझने वाला है। पूरे देश में हो रहा है कि जो तकवादी लोग हैं उनका शासन जनता के सामने एक्सपोज। मैं आता हूं सुजाता पांडे एक शब्द का इस्तेमाल किया। एक मिनट रुकिए। कोई परफेक्ट नहीं होता है, पर जब जनता कंपैरिजन करती है, ठीक है, बीजेपी ने क्या डिलीवर किया, एसपी ने वहां का गुंडे राज से मुक्ति दिलाई यूपी को, वो भाजपा ने किया है। और अरे रुक जाइए मैडम, प्लीज सुनिए। अब एक बात बताइए। नहीं, एक मिनट रोहन गुप्ता आप भी रुक जाइए। नायक जी एक मिनट, सभी लोग रुक जाइए। नहीं, सभी लोग रुक जाइए प्लीज। एक बार सबकी आवाज डाउन करिए प्लीज यार, सबकी आवाज डाउन करिए। नायक जी किसी की आवाज अप नहीं है, आप सुनिए। बीजेपी की आवाज डाउन है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मैडम, आप सबको शिकायत है, आप है विपक्ष से, यहां पर 3 पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है और आम आदमी पार्टी है। अब सब लोगों को जवाब चाहिए होगा बीजेपी से, तो बट ऑब्वियस है कि सबसे ज्यादा बीजेपी को टाइम चले जाइएगा। अब आप बोल दीजिए कि हमको बीजेपी से जवाब नहीं चाहिए, तो मैडम ये मत कंपेयर करिए ना, तराजू में लेकर नहीं तोला जा सकता है। 3 विपक्ष की पार्टियां और एक राजनीतिक रूलिंग पार्टी है, और सबको उसी से जवाब चाहिए, तो ऑब्वियसली उसके पास जाना पड़ेगा, तो ज्यादा समय लगेगा। या तो बोल दीजिए कि बस हम बोलते हैं हमको जवाब नहीं चाहिए, तो मैं उस पर भी तैयार हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं आपको जवाब दे रही हूँ ना। चलिए 30 सेकंड नायक जी को बोलिए। नायक जी बोलिए। में बोल रहे हैं, जदूल खाने की बातें उड़ा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं मैं उसका जवाब तक। अरे मैंने कब मना किया मैडम कि जवाब मत दीजिए? सबसे बड़ी पार्टी मेरा ऑब्जेक्शन इस शिकायत पर था कि उनको क्यों ज्यादा समय दे दिए। आप बोलिए ना जवाब देना है तो समय लीजिए, जवाब दीजिए। हाँ मैं दे रही हूँ जवाब। अरे उत्तर प्रदेश में आप ये समझ लीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर पूर्णतः ध्वस्त। एनसीआरबी का ताजा आंकड़ा, मेरा आंकड़ा नहीं, एनसीआरबी का आंकड़ा है कि महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये कहने में मुझे जरा भी गुरेज नहीं है कि महिलाओं के साथ उत्पीड़न और रेप के मामले में अधिकतर मामलों में भाजपा के गुंडे, महारेपिस्ट, महागुंडे और महाडकैत, महाभ्रष्टाचारी शामिल है। क्योंकि भाजपा गिरोह है, गिरोह जैसे काम करती है। रोज महिलाओं को इज्जत आबरू लूट रहे भाजपा के तरीका ही नहीं है। जो आपकी भाषा है, जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस प्रकार से आप एग्रेसिव होकर बात कर रही है, आपके मुद्दे क्या है? आगे आप पीडीए की बात कर रही है, जिन्होंने वहां। मैडम आपने रिप्लाई कर दिया। आप सुजाता पांडे एक शब्द का इस्तेमाल किया। अनमोल भाई 1 मिनट और दे दीजिए, मुझे मालूम है थोड़ा सा देर हो रहा है, माफी के साथ। अब सुनिए सुजाता पांडे, एक मैं उस शब्द का नहीं इस्तेमाल करता हूं, कौन सा खाना क्या है, 3-4 पीडीए वाला बना दिया तो इस पर बड़ी दिक्कत हो रही है, पता नहीं अब वो बेचैनी है या क्या है। मैं कह रहा हूं 60 ही तो मंत्री बन सकते हैं यूपी कैबिनेट में, ये बनेंगे तो क्या 100 पीडीए का बना देंगे क्या? पहली बात, और उसी में रिप्रेजेंटेशन सबका होगा। लेकिन क्या ये बेचैनी है, क्या है, आपको क्या लग रहा है? ये देखिए, बेचैनी की बात तो आप यहाँ पे ही पीडीए की सबसे बड़ी पोल इसलिए खुल जाती है क्योंकि अखिलेश यादव को पता है कि पीडीए तो सिर्फ बहाना था। अगर आप असेंबली इलेक्शंस के भी डेटा निकाल के देखेंगे तो सिवाय एमवाई समीकरण के इनके लिए कुछ काम नहीं किया था। और ये जानते हैं कि बंगाल में जिस तरह से जो मुस्लिम फैक्टर है वो ममता बनर्जी की सरकार को बचा नहीं पाया। उनके बाद और एसआईआर में जितने भी जो डुप्लीकेट, डिलीटेड, जो भी बाहरी जिनके नाम और डॉक्यूमेंट्स नहीं थे वो निकलेंगे तो फिर अखिलेश यादव के लिए मुश्किल होगी। इसीलिए शायद अखिलेश यादव खुद कह रहे हैं कि इस बार ब्राह्मण उनकी सरकार बनाएगा। अगर पीडीए में इतना दम था तो ब्राह्मणों की बात क्यों कर रहे हैं? और हर बार तो डेफिनेशन बदल जाता है। कभी कहते हैं कि पीडीए में जो पी है वो पिछड़ा है, वो नॉन यादव भी है, जाटो भी, लेकिन जाटो तो कभी उनका समर्थन रहा नहीं है। एक 2024 का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए तो पहले वो मायावती का वोटर था, उसके बाद से पूरा बीजेपी में शिफ्ट कर गया। 65% तो बीजेपी को वोट करता है वो। उसके बाद SC ST का वोट भी उसी के बीजेपी को दिया था। आप उसको कोई भी डेटा उठा कर देख लीजिए। उसके बाद जो ब्राह्मण लास्ट में वो उसको करते हैं कि भाई ये कभी आदिवासी बन जाता है, कभी वो अल्पसंख्यक बन जाता है। तो अखिलेश यादव को पता है कि अर्थमेटिक से काम नहीं चल रहा है, तो केमिस्ट्री बनाने की कोशिश हो रही है। और ये नाहिर खान माने न माने, लेकिन बात
यही है। देखिए बंगाल में जो हुआ है उससे पूरे देश के विपक्ष को एक संदेश गया है कि आप सिर्फ मोदी विरोध में रह के आप कोई भी अलायंस बना लीजिए, उसका नाम इंडी रख लीजिए, उसका नाम पाकिस्तान रख लीजिए, उसका नाम अफगानिस्तान रख लीजिए, उसका नाम ईरान रख लीजिए, लेकिन जनता जो है, जनता को इससे फर्क नहीं पड़ता। जनता चाह रही है कि ठीक है, मैं अनमोल भाई के पास जाऊं, सुजाता जी माफी के साथ अनमोल भाई के पास जाऊं। एक बात कहते हुए आपने कहा ब्राह्मणों की बात, तो मैडम पीडीए का परिभाषा समाजवादी पार्टी भी बदल रही है। यह सवाल अखिलेश यादव के सामने भी रखा गया। वो कह रहे हैं जो पीड़ित हो गया वो पीडीए में आ गया, तो ब्राह्मणों को भी पीडीए में ले रहे हैं। पहले तय हो जाए कि लास्ट डेफिनेशन क्या है पीडीए की, तो वो बड़ी एक चुनाव तक डिबेट होगी। लेकिन अनमोल भाई, ये आप लोगों को औरंगजेब क्यों याद आ रहा है भाई? मुगल चले गए, आधार पर सियासत आप कर रहे हैं। देखिए नमस्कार पांडे जी, आज देश के सामने सच्चाई बिल्कुल साफ है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो तोता और मैना की तरह काम करते हैं केंद्र सरकार की, उसने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह खो दी है। अगर आज कोई चोर या डकैत ये कहने लगे ना कि जी मैं चोरी और डकैती नहीं करूंगा, तो लोग एक बार को विश्वास कर लेंगे। लेकिन अगर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जलते कोयले पे खड़े होकर ये कहने लगे कि जी हम भ्रष्टाचार रोक रहे हैं, हम मनी लॉन्ड्रिंग रोक रहे हैं, तो जनता विश्वास नहीं करेगी। और अगर देश के प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करना चाहता हूं, वो भी जलते कोयले पे खड़े होके कहने लगे, तो जनता विश्वास नहीं करेगी। क्योंकि हमें पता है कि आज वेस्ट बंगाल के जो मुख्यमंत्री बनाए हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्हें क्या कहते थे मोदी जी कि ये तो जी रोज की आदत वाले भ्रष्टाचारी लगते हैं, ये तो कैमरे पे भ्रष्टाचार करते हैं। हिमंत बिस्व शर्मा जिसकी वाटर बुकलेट निकाली थी, जो इनके कार्यकर्ता बेचारे रोहन गुप्ता जी इलाके में जा जाके बांटते थे, मेहनत करते थे, उन्हें जो है असम का मुख्यमंत्री बना दिया। नारायण राणे, मुकुल रॉय, अजीत पवार, शुवेंदु अधिकारी, लिस्ट बहुत लंबी है इनकी। तो मोदी जी भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकते और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उनके इशारे पे केवल पंजाब के ऊपर अत्याचार कर रही है। पंजाब को भाजपा ने दिया क्या है आप ये बताओ ना? पिछले 1 साल में अन्याय, अत्याचार, नाइंसाफी, धोखा और अपमान के अलावा क्या दिया है? किसानों को ये आतंकवादी बताते हैं, उन्हें नक्सलवादी बताते हैं, उन्हें आंदोलनजीवी बताते हैं। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी छीनने की कोशिश की, इन्होंने बीबीएमबी पे कब्जा जमाने की कोशिश की, इन्होंने 3 काले कानून लाए, किसानों की कमर तोड़ने की कोशिश की। आज ये पंजाब के अच्छे काम रोकना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी जो हमने तो इसलिए तोड़ी है, इसलिए पीएम मोदी औरंगजेब हो गए। ये उस काम को रोकना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने झूठे मुकदमे में, फर्जी मुकदमे में आज जो है संजीव अरोड़ा जी को जेल में बंद किया। और तो इसलिए एक बार 10 सेकंड हमारे जो रोहन गुप्ता जी हैं भाजपा के प्रवक्ता, इनके विचार से मैं बड़ा इंप्रेस हुआ। इन्होंने कहा था 11 मार्च 2021 को कि बीजेपी हैजंट लेफ्ट एन इंच ऑफ एरिया विच डजंट रीक ऑफ करप्शन। 25 जून 2022 को भाई के इतने सुविचार थे, इन्होंने कहा करप्शन इज द कोर आइडियोलॉजी ऑफ बीजेपी। तो ये भ्रष्टाचारियों की गोदी में जो है। चलिए रोहन गुप्ता, ठीक है रोहन गुप्ता। देखिए अनमोल भाई ने अभी बात की, अच्छा ये बेचारे आम आदमी के जो बच्चे खुचे 2-4 लोग हैं, उसमें से एक बेचारे बैटिंग कर रहे हैं, तो मेरी सहानुभूति है उनके लिए। जिस प्रकार से दिल्ली की पूरी डिबेट में भी उन्होंने एग्रेसिवली कहा, उन्हीं की पार्टी ने उनको एक्सपोज करके रख दिया। अरे आम आदमी पार्टी नाम रखने से कोई आम आदमी नहीं होता है। आपने तो भ्रष्टाचार की नई नई मिसालेकारी कायम कर दी। जिस व्यक्ति को दिल्ली की जनता ने भरोसा किया, और देश के इतिहास में राकेश जी कभी ये नहीं देखा गया किसी पार्टी को 70 में से 67 सीटें, 70 में से 63, इतना बड़ा जनादेश, और आपने क्या किया? वहां पे जाके आपने शीश महल बना दिया, घर पे शराब की डिलीवरी की। भ्रष्टाचार के नाम पे कई मिसालें कायम होगी। आपने उन सब मिसालों में नंबर 1 पे अपना जो स्थान काबिज कर दिया, और उन्हीं की पार्टी आप औरंगजेब और ये कर रहे हैं। अरे आपकी पार्टी के लोग जो छोड़ के जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। संदीप पाठक जैसे लोग या राघव चड्ढा जैसे लोग जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया, क्यों कर रहे हैं भैया? औरंगजेब तो आपकी पार्टी में है, किसी को बोलने का मौका नहीं है। अब लगा है कि पंजाब में बचे, और पंजाब। चलिए सर, मुझे कहा गया है अब समय नहीं है, तो माफी के साथ दोबारा फिर आऊंगा। अभी तो ये चर्चा चलती रहेगी। 27 यूपी पंजाबी अगले 1 साल तक ज्यादातर चर्चा में रहने वाला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।